नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो के साथ, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की सरगर्मियों के बीच देश में इस वक्त दिल्ली की सियासत की काफी चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि जिसका जवाब विरोधियों के पास फिलहाल नहीं दिख रहा है। विपक्ष के लगातार इस्तीफे की मांग पर केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जिसके बाद से दिल्ली की सियासी गलियारों में नए सीएम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खास रिपोर्ट देखिए। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने हंगामा मचा दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिलने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने का संकल्प लेते हुए दिल्ली के समय पूर्व चुनाव कराने की मांग की है। इसके बाद दिल्ली की सियासत में उठापटक तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस दौरान दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है। बैठक से पहले आपके सीनियर नेता मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। वो लोग चुने हुए मुख्यमंत्री के पीछे पड़ गए हैं, अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वो केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो उन्होंने सत्ता का सुख नहीं भोगा। इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मौजूदा मुख्यमंत्री जेल से बाहर आकर खुद ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर आप मुझे ईमानदार मानते हैं तो मुझे वोट दें। ये पहली बार होगा कि देश में चुनाव हो जिसमें एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये चुनाव ईमानदारी के नाम पर लड़ा जाएगा, और वो भी तब जब देश में केंद्र के साथ साथ तमाम एजेंसियां, चाहे वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो, सभी एजेंसियां मुख्यमंत्री के पीछे पड़ी हुई हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश में जुटी हुई हो। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में जो भी कुछ किया है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री को अभी भी अपनी जनता और ईमानदारी पर भरोसा है। दिल्ली की जनता इतनी उत्सुक है कि चुनाव हो और वोट देंगे और केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर बेल पाने के बाद, जेल से निकल जाने के बाद खुद ये ऐलान कर रहा है कि अगर मुझे ईमानदार मानते हैं तो मुझे वोट दीजिएगा। देश में बहुत सारे चुनाव लड़े जाते हैं, लड़े गए हैं। जाति के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, धर्म के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, भाषा के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं। ये पहला देश में चुनाव होगा जिसमें एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि ईमानदारी के नाम पे इस चुनाव को लड़ा जाएगा, और वो तब जब देश की केंद्र सरकार सारी एजेंसियों को लेके, क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या इनकम टैक्स, क्या एसीबी, सब एजेंसियों को लेके एक मुख्यमंत्री के पीछे लगी हो और उसको बदनाम करने की कोई कोशिश ना छोड़ी गई हो, कोई ऐसी बदनामी की कोशिश ना छोड़ी गई हो 2 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने ना की हो।
उसके बावजूद उस मुख्यमंत्री का विश्वास अपनी जनता पे है और अपनी ईमानदारी पे है कि वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरी ईमानदारी पे वोट दीजिएगा। ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है जो यहाँ पे हुई। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। इसके बाद विधायकों की बैठक होगी जिसमें नए नेता का चयन होगा और फिर सरकार बनाने का दावा पेश होगा। आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के फैसले को साहसिक और क्रांतिकारी कदम बताते हुए अपने राष्ट्रीय नेता की सराहना की है। केजरीवाल की प्रशंसा करते हुए आप नेताओं ने इसे क्रांतिकारी बताया है और कहा कि इसका श्रेय उनकी ईमानदारी और लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को जाता है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इस्तीफा स्वीकार होते ही विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल का एक नेता चुनाव करेगा। जो नेता चुना जाएगा वो राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास दावा पेश करेगा। विधायक हमारे साथ है तो जाहिर तौर पर उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा और मुझे लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। पहला वर्किंग डे आता है, उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो इस तरीके का है और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं, एक हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। भारत के इतिहास में कोई एक नेता ऐसा नहीं रहा होगा, देश के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसने इतनी हिम्मत दिखाई हो और जनता के बीच में जाके कहा हो कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी की इस घोषणा को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल द पर्सन, अरविंद केजरीवाल जो व्यक्ति हैं, उनको समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से 48 घंटे के भीतर इस्तीफा देने के ऐलान को आम आदमी पार्टी अप्रत्याशित कदम बता रही है, तो वहीं भाजपा ने आप सुप्रीमो के इस कदम को नाटक और अपराध की स्वीकारोक्ति करार दिया। भाजपा नेताओं ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या उन्होंने अपनी पार्टी में अंदरूनी कलह के कारण इस्तीफे की पेशकश की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात की समझ आ गई है कि जनता उनसे नाराज है और उस नाराजगी को कम करने का एक ही रास्ता है कि मुख्यमंत्री पद से त्याग होते दोनों, इसलिए वो ये कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो वही कहा ना कि जब आदमी देखता है कि स्थिति हमारी कमजोर हो रही है और वो कितनी नाटक करने में कितनी माहिर है या झूठ बोलने में भी कितने माहिर है, तो शायद हम लोग देहात में कहते हैं ना कि कहावत है, गिरगिट भी वैसे रंग नहीं बदलता है जितना वो अपना रंग बदल देते हैं। All of this only establishes one part, that no longer Delhi fight is between Aam Aadmi Party BJP, it is about Aam Aadmi Party versus the people of Delhi, where BJP is just a means to reflect the aspirations of people of Delhi. जिन्होंने रेवेन्यू घटाया है, जिन्होंने दिल्ली की संस्कृति संस्कारों का हनन किया है, ठीक है, हम किसी का भी शासन रहो, सभी ने ही ईद को, गुरु पूर्णिमा पर, नवरात्रों में, होली पे, दिवाली, ठीक है, बंद रखे। इन्होंने खोलने का काम किया। उम्र 25 साल से 21 साल की है। एक बोतल, एक बच्चे के हाथ में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का पाप किया है। इसलिए ऐसे पापी लोगों को जाने था हमारी मांग थी। दिल्ली की जनता को छुटकारा मिलना चाहिए और दिल्ली आज राहत महसूस कर रही है कि आने वाले समय के अंदर इनको सबक सिखाते हुए वहां एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। अभी जो नुकसान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का, वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं होगा। अब चूंकि कोर्ट ने इस बार जब बेल दिया, पहले तो बेल नहीं दे रही थी कोर्ट, फिर भी ये कहते हैं कि
मैं बेदाग हूं, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं। अरे भाई, देश में कोर्ट से बढ़ के तो कुछ नहीं है। पीछे चुनाव में आपको 20 दिन का बेल भी मिला तो भी आपको कंडीशनल मिला था। अब किसी से बात नहीं कर सकते। जितना कंडीशन है उसको देख करके किसी मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति शर्म से गड़ जाए। इनको तो शर्म आती नहीं। अब इस बार जब बेल दिया इतना दिन बाद, तो चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड हैं ये। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम के, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री। तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये जो फर्जीवाड़े का जो सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है ना, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा को कांग्रेस ने राजनीतिक मजबूरियों के कारण बताया। साथ ही केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश को नाटक करार दिया। ये इसको मानेंगे कि भाई अब कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो फाइलें दबा के रखे, सूचनाएं बाहर न जाने दे, जो हम लोग कमा रहे हैं, कमाई चल रही है उसको सतत चलाता रहे। क्योंकि ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, ये एक बिजनेस कंपनी के शेयर्स का हस्तांतरण है। आम आदमी पार्टी बिजनेस कंपनी है, पैसा बनाने की कंपनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पार्टी में आप सत्ता के चलाने का या प्रशासन के चलाने के अधिकार का हस्तांतरण करते हो, यहां शेयर्स का हस्तांतरण हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि शेयर्स नाम में तो मेरे रहें लेकिन रजिस्ट्री किसी और के नाम पर हो जाए। तो ये ऐसा व्यक्ति चुनेंगे जो भले रजिस्ट्री अपने नाम पे कर ले लेकिन धन संपत्ति इनके नाम पे चलाए। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े केस में 13 सितंबर को जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। पार्टी ऑफिस में केजरीवाल ने कहा था कि उनकी पार्टी का कोई सहयोगी ही सीएम बनेगा। केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद उनकी पत्नी सुनीता, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्डा, कैलाश गहलोत और गोपाल राय के नामों पर चर्चा अब तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ में जादू टोना के संदेह में बेगुनाहों की हत्याएं हो रही हैं और प्रदेश की धरती खून से लाल हो रही है। पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। समाज की आंखों पर अंधविश्वास का ऐसा पर्दा पड़ गया है, उसे ना तो किसी का दुख दिखाई दे रहा है और ना ही किसी की चीख की सुनाई दे रही है। इसी तरह की वारदात को रोकने के लिए साल 2005 में टोनही प्रताड़ना अधिनियम लाया गया था। इसके बावजूद जादू टोने के शक में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंसान आज चांद पर पहुंच गया है। नई पीढ़ी कंप्यूटर युग से निकलकर एआई के क्षेत्र में आ चुकी है। लोग ब्रह्मांड के रहस्यों को जान गए हैं। घर बैठे लाखों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से मोबाइल पर बातचीत हो रही है। लोग लाइव होकर भी बातचीत कर रहे हैं। एक खाते से दूसरे खाते में पैसा मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से भेजा जा रहा है। इसके बावजूद एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो अलौकिक शक्तियों, जादू टोना, भूत प्रेत और झाड़ फूक पर विश्वास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें अनपढ़ लोग ही शामिल हैं, बल्कि खासे पढ़े लिखे लोग भी इस माया जाल में फंस चुके हैं। प्रदेश में जादू टोना के शक में बेगुनाहों की जान ली जा रही है। ताजा मामला बलौदा बाजार का है। यहां कथित जादू टोने के शक में 11 माह के मासूम समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। दूसरी वारदात आदिवासी बाहुल्य जिला सुकमा की है। यहां 2 दंपतियों और एक महिला को पीट कर मार डाला। गौरेला में जादू टोना को लेकर एक महिला की हत्या कर दी गई। बलरामपुर में भी एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी गई। सक्ती में टोनही बात कर महिला से मारपीट की गई। अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था के अध्यक्ष दिनेश मिश्रा का कहना है कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अविश्वास के कारण लोग अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं। एक तो जो शिक्षा प्रणाली होना चाहिए, शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है, और दूसरा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ये बहुत अनिवार्य चीज है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं होती तब वह अपनी बीमारी के इलाज के लिए कई बार वो ग्रामीण अंचल में बैगा गुनिया के पास जाता है, झाड़ा फूक कराता है, और फिर बैगा उनको जैसा कहता है कि किसी महिला ने कुछ किया है या जादू कर दिया है या टोना कर दिया है, उस कारण वे किसी एक महिला के खिलाफ हो जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं और इस मामले में ऐसे अपराध हो जाते हैं।
तो उसमें जरूरी है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। और ये दोनों घटनाएं बहुत ही दुखद है। इसमें लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि जो बीमारी है वो किसी तंत्र मंत्र से नहीं होती हैं, जादू टोना से नहीं होती हैं और किसी के टोना करने से नहीं होती हैं। बीमारियां जो होती हैं वो अलग अलग कारणों से होती हैं। प्रदेश में एक सप्ताह में अंधविश्वास और जादू टोना को लेकर 9 लोगों की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने जादू टोना में हत्या के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार अंधविश्वास निवारण शिविर लगाती थी, सरकार भी अंधविश्वास रोकने के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शामिल होती थी, अब ये बंद हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि जादू टोना मामले में सरकार सख्त है, मगर केवल सरकार और कानून के भरोसे इस प्रकार की घटनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि लोगों में जागरूकता नहीं आएगी। विष्णुदेव साय सरकार में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच दूरस्थ अंचलों और अंतिम घरों तक हो रही है। आज हमारे देश में, राज्य में इस प्रकार के विश्वास करने वाले लोग आज भी हैं, जो अंधविश्वास और जादू टोना की बातों को विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और समय समय पर घटनाओं की जानकारी भी आती रहती है, तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से सख्त है और कोई भी जादू टोना के ऐसे केस हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करती है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत सख्त हैं। पहले तो सरकार के द्वारा अंधविश्वास निवारण कार्यक्रम चलते थे और यहाँ बढ़ चढ़कर सब सरकार ही उसमें शामिल होती है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए, और इस कारण से ये घटनाएं घट रही है। तो एक दिन थोड़ी ये बात आती है, वो तो लगातार लोगों के मन में बातें पैठ करती जाती है और वो मजबूत होते जाता है और उसके कारण से ये इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो सरकार खुद बढ़ावा दे रही है अंधविश्वास को। छत्तीसगढ़ को संभावनाओं का प्रदेश माना जाता है, सरकार विकास की इबारत लिख रही है, लेकिन जादू टोना के संदेह में बेगुनाहों की हत्या ने प्रदेश के लोगों के मानसिक विकास पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टोनही प्रताड़ना अधिनियम भी जादू टोने के शक में हत्याओं को रोकने में नाकामयाब साबित रहा। सरकार भी मान रही है कि अंधविश्वास और जादू टोना को केवल कानून और सरकार ही नहीं रोक सकती। ऐसे में प्रगतिशील समाज को आगे आना होगा। एनजीओ, सामाजिक और धार्मिक संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस के प्रभारी सचिव और वरिष्ठ नेता पूरे प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान जिला, ब्लॉक और संभाग स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में रायपुर में एक अहम बैठक बुलाई गई। आखिर क्यों चुनाव से पहले कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की याद आई, रिपोर्ट में जान लीजिए। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में प्रभारी सचिव पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में आगामी होने वाली नगरीय निकायों को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूरे प्रदेश भर का दौरा करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर पर दौरा करेंगे। कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप काम करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता जो तब्दीली चाहते हैं उनके आधार पर हम लोग निर्णय करेंगे। जहां कमियां हैं उसको पूरा करेंगे। जो खाली पद है उसको भरेंगे। जो निष्क्रिय पदाधिकारी है उसकी जगह सक्रिय लोगों को जगह देंगे। नेता प्रतिपक्ष जी पी सिंह देव जी, हमारे सब भूपेश बघेल जी भी यहाँ थे। हम सब लोगों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए जो कदम उठाने हैं उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है और मैंने अध्यक्ष जी को निवेदन किया है कि हमारे सभी साथी प्रदेश में जाएंगे
सीधा संवाद हमारे कार्यकर्ताओं से किया जाएगा। जहां पर कमियां हैं उसको पूरा करेंगे, जो रिक्त पद हैं उनको भरेंगे, जो निष्क्रिय लोग हैं उनकी जगह नौजवानों को और सक्रिय लोगों को मौका देने का काम हम लोग करेंगे। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है और मुझे इस बात का भी दुख है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री के जिले में जिस प्रकार लगातार हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अभी कवर्धा में कल जो हुआ हम सबके सामने, लगातार इस प्रकार के हिंसक वारदातों को अंजाम देने का जो एक माहौल बना है उसके लिए पूर्ण तरह प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में रायपुर दक्षिण उपचुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी के नामों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई है। मीटिंग में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया और मोहन मरकाम बैठक में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश संगठन में बदलाव की तैयारी लगभग अंतिम दौर पर है। प्रभारियों के प्रदेश दौरे के दौरान होने वाली बैठकों में इस पर चर्चा हुई। सूची लगभग फाइनल हो चुकी है। प्रभारी महासचिव सचिन पायलट ने पहले ही बैठकों में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को संगठन में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों के मामले में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। संगठन ने अपनी तरह से सभी पदों पर विस्तृत नामों की सूची तैयार कर ली है। इसे भी पदाधिकारियों को सौंपा जाएगा। इधर निकायवार प्रभारियों की नियुक्ति के लिए अनुमति ली जा सकती है। चुनौती देना चाहता हूं सरकार को कि आप कठोर कदम उठाएं, हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप आपसी खींचतान में इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, संचालन दिल्ली से होता है, प्रदेश की सरकार के पास कोई ताकत नहीं है, कोई नैतिक ताकत नहीं है निर्णय लेने की, अफसरशाही हावी है और जो ऐसे एलिमेंट्स समाज में हैं जो हिंसा करते हैं, शोषण करते हैं, चक्कूबाजी हो रही है, दुष्कर्म महिलाओं के साथ हो रहे हैं, आपसी झगड़े हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, उसको रोकने में प्रदेश सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। हम अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी, हम सभी वरिष्ठ नेताओं को वहां भेजेंगे, मौका मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे, रिपोर्ट लेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो करेक्टिव मेजर उठाएं ताकि भविष्य में इस प्रकार के वायलेंस को यहाँ प्रदेश में कोई जगह ना। वहीं छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि बलौदाबाजार में जो घटना हुई है वो राज्य शासन का बहुत बड़ा फेलियर था। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा गया है। सरकार ने कांग्रेस के लोगों को टारगेट करने का काम किया। युवा नेता विधायक छत्तीसगढ़ महतारी का बहादुर बेटा है जो भोले भाले मासूम लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी ख्याति और लोकप्रियता से भयभीत होकर सरकार बदला लेने के लिए ये सब प्रपंच कर रही है। विधायक की जीत होगी, पूरे शान से बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं को भेज रही है। अब देखने वाली बात होगी कि वरिष्ठ नेताओं के दौरे के बाद क्या कार्यकर्ता मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं।